गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक संवाद पढ़ने जा रहे हैं जो 175 साल पहले का है, जो राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण है। जैसे कि सती समर्थक कहते थे कि औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती है। उनमें से बहुत सारे खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती है, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कस कर बांध देते हैं। तो इस प्रकार से एक औरत को सती जाने के लिए मजबूर किया जाता था। और जो लोग सती विरोधी थे, उनका कहना था कि आप लोगों ने महिलाओं की अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीजों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? तो इस प्रकार से 175 साल पहले राजा राम मोहन राय ने औरतों की क्षमताओं पर बिल्कुल विश्वास रखा था और उनको लगता था कि जब उनको हम मौका देते हैं तभी वह विकास कर सकते हैं, तभी वह खुद आगे बढ़ सकती है। लेकिन जब उनको मौका ही नहीं मिलता है तो इस प्रकार से हमारा जो सोच होती है महिलाओं के बारे में वो बढ़ने लगती है। आइए इस अध्याय में हम देखने वाले हैं। लड़कियां स्कूल जाने लगती है। मुस्लिम महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। 1880 के दशक तक महिलाओं की स्थिति और रूढ़िवादी खेमे की प्रतिक्रिया, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने देखे थे कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया गया था, जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण। और हमने ये भी देखे थे कि विधवा विवाह का समर्थन करने वाले उत्तर भारत में आर्य समाजी का स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था और उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का भी उन्होंने प्रयास किया था, जिन्होंने वेदों की ओर चले इस प्रकार का नारा भी उन्होंने दिया था। हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया। मुद्दा है हमारे सामने, लड़कियां स्कूल जाने लगती है और इसमें हम सुधारों की बात कर रहे हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। और इसीलिए इसी प्रयास के कारण जो सुधारक लोग होते थे, जैसे कि कलकत्ता में विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और बंबई में बहुत सारे सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। अभी वो डरने का कारण देखिए, उनको लगता था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे, मतलब स्कूल एडमिट करेंगे स्कूल में उनको ये भी लगता था कि जब लड़कियां पढ़ने लगेगी या पढ़ना लिखना शुरू करेगी तो वह घरेलू कामकाज करना भूल जाएगी और घरेलू कामकाज नहीं कर पाएगी। और स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से जाना पड़ता था और बहुत सारे लोगों को ये डर लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। और ज़्यादातर महिलाओं को उनके माता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता था। वो इसका कारण था क्योंकि वह सार्वजनिक स्थानों पर अपनी लड़कियों को नहीं भेजना चाहते थे। और इसीलिए जो महिलाएं होती है तो ये महिलाएं उनकी माता या जो लड़कियां होती थी उनकी माता, पति, इनकी देखरेख में ही उनको घर में ही पढ़ाया जाता था। और 19वीं सदी के अंत तक आर्य समाज द्वारा पंजाब में, ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोलना शुरू कर दिया था। उत्तर भारत में भी कुछ कुलीन मुस्लिम परिवार की महिलाएं जो होती थी वो भी अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने भी लगी थी। तो इस प्रकार से 19वीं सदी के मध्य में या उसके बाद लड़कियों को अवसर मिलने लगा, वो स्कूल जाने लगी। हम मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं। उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम परिवारों की कुछ महिलाएं होती है जो अरबी में कुरान शरीफ पढ़ाना लगी थी।
उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी, क्योंकि वो बाहर नहीं जाते थे। और समाज सुधारक जैसे है मुमताज अली ने कुरान की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से मुमताज अली जैसे समाज सुधारकों ने अपने विचार प्रकट किए। 19वीं सदी के आखिर से उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हो गया था, और ये उपन्यास, जिसको हम कादम्बरी या नॉवेल्स कहते हैं, इनका भारी मात्रा में लिखना शुरू हो गया था। और इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज कामकाज संभाल के बारे में पढ़े। तो इस प्रकार से महिलाओं को कुछ प्रमाण में अवसर मिलने लगा। वो पढ़ने लिखने लगी, तो महिलाओं को थोड़ी सी आज़ादी भी महसूस होने लगी थी। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि जो हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं, 1875 का यह चित्र है। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए, तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से एक था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। तो इस प्रकार से लड़के और लड़कियों में कोई भी भेदभाव ना करते हुए सभी को समान तरीके से शिक्षा प्रदान की जाती थी। महिलाएं जब पढ़ने लगी तो महिलाएं अपनी समस्या या महिलाओं के बारे में लिखने लगी थी। 20वीं सदी की शुरुआत में भोपाल की जो बेगम थी, इन्होंने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला था। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए स्कूल खोला, जिसमें बेगम रुकैया सखावत हुसैन, इन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। और वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। उनका कहना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जा में रखा है। मतलब महिलाओं को अभी तक सभी धार्मिक नेताओं ने किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता या स्वाधीनता नहीं दी थी, जिससे कारण महिलाओं की प्रगति नहीं हो सकी। वो 4 दीवारों में ही फंसी रही। 1880 के दशक तक यहां हम देख रहे हैं कि ताराबाई शिंदे, इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी, और इस किताब में उन्होंने पुरुष और महिलाओं के बीच जो सामाजिक फर्क थे या अंतर था, उसकी उन्होंने कड़ी आलोचना की। दूसरी है संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई। इनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने बहुत सारे उदाहरणों के साथ इस पर विवरण भी दिया है, क्योंकि महिलाओं को सामाजिक रीति रिवाज के दायरे में रखते हुए महिलाओं को किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं मिली थी। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर भी एक किताब लिखी थी, और पूना में एक विधवा गृह की उन्होंने स्थापना की, और वहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को उन्होंने पनाह दी थी। और उस विधवा गृह में महिलाओं को रोजी रोटी कमाने के लिए कला कौशल्य सिखाया जाता था, जो रोजी रोटी कमाने के लिए उनको वह काम में आता था। इस प्रकार से पंडिता रमाबाई ने विधवा गृह की स्थापना की और महिलाओं को एक आश्रय देने का प्रयास किया। जब इस प्रकार से प्रयास हो रहे थे, महिलाओं के सुधार हो रहे थे महिलाओं में, तो जो रूढ़िवादी जो ग्रुप के लोग होते थे, रूढ़िवादी खेमे की प्रतिक्रिया क्या थी? तो बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिला है, पश्चिमी तौर तरीके अपना रही है, जिससे अपनी संस्कृति को वह भूल रही है। इसका नतीजा ये हो सकता है कि हिंदू संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी, पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। और रूढ़िवादी मुस्लिम भी इसी प्रकार के बदलाव को विरोध कर रहे थे। उनको भी लगता था कि इस प्रकार के बदलाव उनके संस्कृति को नष्ट कर सकते थे। तो ये होगी रूढ़िवादी खेमे की प्रतिक्रिया। इस चित्र में हम देख रहे हैं पंडिता रमाबाई। एक मुद्दा है बाल विवाह। जैसे कि हमने देखे थे, महिला संगठनों के विकास तो हो गया था। यहां हम देख रहे हैं कि 8 साल की दुल्हन
और यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है और ऐसा लगता था कि लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे थे, क्योंकि भारत में बहुत सारे समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध करने लगे थे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद भी थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया था और इसीलिए 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। 1929 बाल विवाह निषेध अधिनियम। और इस कानून के बारे में वैसे कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुआ जैसे पुराने सुधारवादी कानून के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 साल और 18 साल की है, जो आज भी 21 साल लड़के की होनी चाहिए और 18 साल लड़की की होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बाल विवाह विरुद्ध के भी कानून बनाया गया। दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ मुद्दे पढ़े हैं, जैसे कि महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी, लड़कियां स्कूल जाने लगी। हमने संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का भी जिक्र किया है। हमने स्त्री पुरुष तुलना के लेखिका ताराबाई शिंदे, इनका भी परिचय किए हैं। इस तरह से हमने यहाँ कुछ मुद्दों पर चर्चा की है। इसी अध्याय के कुछ मुद्दे और हैं, तो वह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।